हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। तो आज मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ प्रिस्टाइन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की। दोनों की आपने अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग अगर मैंने लिखा है तो इससे मत समझिए कि दो अलग अलग टर्म है, दोनों आपके सेम टर्म है। इसके हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम में सिलेबस इसके क्या रहने वाले। प्लस हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें पी बाई क्यू के अगर आप इसके एनालाइज कीजिएगा 2026 में हम लोगों ने किया तो हम लोगों को पता लगा कि 2023 में आपके पेपर हो चुके हैं इसके, 2024 में भी के पेपर आपके हुए और 2025 में इसके 2 शिफ्ट में आपके पेपर एग्जाम में एनसीईआरटी के पूछे गए। तो इस पे हम लोग बात करने वाले कि किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए फिर जानते हैं कि हम लोग के अकाउंटेंसी के सिलेबस क्या रहने वाले हैं और हम लोग के कौन से सिलेबस से यानी किस किस टॉपिक से किस किस यूनिट से कितने परीक्षा में यानी 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में कितने क्वेश्चन हो गए, यानी कि हम लोग एक ओवरऑल वेटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम लोग का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपने जाना होगा कि या फिर आपने देखा भी होगा गूगल ने जब अपना एनटीए रिजल्ट जारी किया होगा तो उसमें आपने बताया होगा कि उसने टोटल आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 28 क्वेश्चन में से आपको टोटल क्वेश्चन बना नहीं देना, उसमें से आप अटेम्प्ट कितना कर पाइएगा, 25 क्वेश्चन नहीं हो, यानी आपको 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पर उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद से अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं यानी अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। और अगर आपने बाय द वे क्वेश्चन एक गलत कर दिया तो आपकी 1 नंबर क्या होते हैं, पिछले वाले नंबर में से कट जाते हैं। यानी अगर आपने बाय द वे एक क्वेश्चन क्या किया, सही किया, तो आपके खाते में यानी बोल सकते हैं कि आपका जब नंबर जुड़ेगा तो वहाँ पे 4 नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए, गलत हो जाए, होना नहीं चाहिए पर अगर हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, ये 4 नंबर आपके जाएंगे ही जाएंगे। साथ साथ इस 4 नंबर में से जो कि पहला वाला आपका था उसमें से भी 1 नंबर आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी 1 नंबर कट जाते हैं। वही आपका क्या बोला जाता है, निगेटिव मार्किंग बोला जाता है। तो चलिए फिर इसके बाद जानते हैं कि जब आपको पता है कि सिलेबस क्या है तो आपको तैयारी भी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एनसीईआरटी 2026 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन का आपका क्रैश कोर्स हम लोगों ने लाया है, जिसमें आपका मात्र 120 घंटे में आप अपने पूरी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब हम लोग के पास बहुत ही कम यानी बहुत ही लिमिटेड टाइम बच चुका है, पर हम लोग को अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना है जिससे आपका जो भी यूनिवर्सिटी ड्रीम हो वो आपको अचीव हो पाए। तो इसका क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी। अगर हो सकता है कि आप लाइव के टाइम नहीं जुड़ पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख पाएंगे, उसकी सुविधा हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्लस क्लास के आपके नोट मिलेंगे, प्लस पीडीएफ मिलेंगे हैंड रिटन एंड जो नहीं होता है कि आपके हाथ से बनाया हुआ नोट होता है। क्योंकि आपने बुक में देखा होगा तो नोट या फिर कोई भी चैप्टर बहुत ही लंबा दिया होता है, पर आप जब शॉर्ट नोट बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होता है हम लोग की एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए, तो शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस हम लोग आपको मॉक टेस्ट दिलवाएंगे, यानी मॉक टेस्ट जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले उसको देने के वाले हैं। और प्लस आपको एक प्रॉपर ग्रुप बना के दिया जाएगा जिसमें अगर आपको कोई रिलेटेड कोई परेशानी हो रहा है, कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई पॉइंट से रिलेटेड, तो आप तुरंत उसमें मैसेज करके अपनी क्यूरी या फिर अपने जो भी दिक्कत हो रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं। और इस सभी सुविधा को हम लोग अभी आपके लिए एकदम ऑफर में लेके आए हैं, मात्र 599 रुपये में देने वाले हैं, जिससे आपका जो भी तैयारी है बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है। क्योंकि आपको अब हम लोग को आपका एक टारगेट बन चुका है कि हम लोग आपको एक लिमिटेड समय में आपको पूरी तैयारी को बेहतर तरीके से करवा सके। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज कर लीजिए और आप जाइए प्रिस्टाइन क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करके इस क्लासेस को परचेज कीजिए। तो चलिए फिर आगे जानते हैं कि हम लोग के जो एनसीईआरटी है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कितने गए। यानी अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो यहाँ पे यूनिट का बात चलता है, यहाँ पे टॉपिक नहीं चलते, यहाँ पे यूनिट का बात चलता है, यानी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए पहला यूनिट अगर आप देखते
देखिएगा 2026 के अगर सिलेबस के अनुसार देखिएगा, किसके सिलेबस के अनुसार, 2026 के सिलेबस के अनुसार देखिएगा, तो जो पहला यूनिट हम लोग को मिल रहा है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यानी जो हम लोग का पहला यूनिट है उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें 2023 में आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं 2024 में आप जाइएगा तो उसमें थोड़ा सा उसका वेटेज बढ़ा के टोटल आपके 3 क्वेश्चन कर दिया। यानी पहले आपको 2 क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा था, पर आप जब 2024 में आए तो एक क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा और बढ़ा दिया। पर वहीं जब आप 2025 में आइएगा तो 2025 में आप देखिएगा उसका क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा और बढ़ा दिया, यानी शिफ्ट 1 में, क्योंकि 2025 में जो आपके पेपर हुए थे वो टोटल 2 शिफ्ट में हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे। आपका पहला वाला शिफ्ट 1 का है और दूसरा साइड वाला शिफ्ट 2 का है। तो शिफ्ट 1 में आपके इनमें से टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा और इस टॉपिक से 2025 के शिफ्ट 2 में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। पर उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की, यानी दूसरे यूनिट की, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी आपने सुना होगा कि हम लोग का जो सरदारी फॉर्म होता है उसका विघटन के बारे में। जब कोई सरदार फॉर्म छोड़ देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो हम लोग का फॉर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर कभी कभी कोई नए पार्टनर्स हम लोग के पार्टनरशिप में ऐड होता है, तभी भी हम लोग का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो 2023 में इसका वेटेज बड़ा अच्छा रहा। इसका वेटेज अगर आप 2023 में देखिएगा तो इससे टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर वहीं अगर आप 2024 में आइएगा तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कितना कर दे, -1, यानी 4 क्वेश्चन पूछे गए। पर 2025 में आप इसका वेटेज देखिएगा तो 2025 में इसका वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2025 में इस चैप्टर से, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से, आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिला है शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और वहीं पे अगर आप बात करते कि आपको 2 यूनिट का तो पता लग गया, पर तीसरे यूनिट की अगर बात की जाए तो तीसरे यूनिट जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी सरदारी फॉर्म का क्या होता है, आपका विघटन हो जाता है। तो इसमें आपका चैप्टर का वेटेज एकदम एवरेज रहने वाला है। 2023 में आप देखिएगा तो मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए और 2025 के शिफ्ट 1 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पर 2025 का शिफ्ट अगर 2 देखिएगा तो इसमें इसका वेटेज क्या दिया, बढ़ा दिया गया। क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। इससे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए हम लोग आपको एनालाइज क्यों करवा रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से आपका वेटेज कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखिएगा कि पीछे से इसका वेटेज घटते घटते आ रहा था, पर अचानक क्या हुआ, उसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया। तो हम लोग को लगता है कि आपको इस पेपर पर थोड़ा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाले टॉपिक पे, यूनिट पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपका क्या हो जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। क्योंकि आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग करंट ईयर के पेपर में पूछ देते हैं। तो हम लोग इसलिए ना प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन कवर करवाया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अपने 5वें यूनिट की, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट की बात की जाए तो उसमें आपको पढ़ना है कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर डिवेंचर, इसके बारे में बात करना है। तो इसमें आपके जो टॉपिक होते हैं उसमें आपके 2023 में मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए और आपके 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। जितना भारी चैप्टर रहता है ना, उतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है। ये आपके मात्र 5 और 6 क्वेश्चन का एवरेज आया है। पर वहीं अगर आप देखिएगा तो 2025 के शिफ्ट 1 में भी इसमें से 7 क्वेश्चन हम लोग के पूछे गए थे और 2025 के शिफ्ट 2 में भी इसमें से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने एनालाइज करके आपके सामने लाए हूँ वो बहुत ही विशेष रहने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आपके पेपर को एकदम गहरी जांच करके उसके बाद से ही आप लोग को बता रहे हैं, जिससे आपको कोई भी नहीं होता है तैयारी करने में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं अपने 5वें यूनिट की, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करने पर जो हम लोग के कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं उसका टॉपिक यानी यूनिट रहने वाला है। जिसमें आप देखिएगा तो 23 में इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2024 में भी इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए, यानी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप देखिएगा तो इसमें आपके जो 2023 में और सभी चैप्टर रहे हैं उसके मुकाबले इस 5वें यूनिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक का वेटेज काफ़ी अच्छा माना गया है। और इसका भी 24 में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है, पर 25 में इसका वेटेज थोड़ा सा कम करके कितना कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। और 2000 आपके 25 शिफ्ट 2 में भी इसका वेटेज बहुत ही अच्छा रहा है, टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं।
उसके बाद से अगर बात कीजिए हम लोग अपने 5वें यूनिट की, जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में CAS के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका वेटेज सब में एकदम मेंटेन रखा गया है। 2023 में भी देखिएगा तो 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया और 2026 में भी, सॉरी 2025 के सिर्फ 2 में भी आपके इसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। यानी इसका वेटेज काफी एकदम मेंटेन करके रखा गया है, एकदम इसका वेटेज हर साल आपका 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि मैम ये तो क्वेश्चन आपने बताया कि यहाँ पे यूनिट 5 यहाँ पे भी आपने लिखा है और यूनिट 5 यहाँ पे भी लिखा है, पर बच्चा आपने यहाँ पे एक बात नोट किया होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और लिखा है, यानी कि एक और ऑप्शन। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर बोलता है कि हम लोग आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। आपको पढ़ के दोनों जाना है। होता है ना कि आपने जब पेपर दिया होगा, तो आपने कभी जब इंटरमीडिएट दिया होगा, मैट्रिक्स दिया होगा, तो आपने 10वीं के पेपर दिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें आपको क्या दिए होते हैं, ऑप्शनल दिए होते हैं कि अगर बाय द वे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरे वाले क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। तो उसी बात यहाँ पे कर रहा है कि आपका यूनिट 2 रहता है 5वीं वाले में, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहने वाला है, दूसरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रहने वाला है। पर एग्जामिनर किससे क्वेश्चन पूछ दे आपको वो बताता नहीं है। आपको दोनों की पढ़ाई करनी होती है। आपको एग्जामिनर दोनों में से किसी एक ही टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पर आपको पढ़ के दोनों जाना है बच्चा, ठीक है। तो आपको इसमें से 2023 में हम लोगों को टोटल इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और किस टॉपिक का कितना वेटेज आया है वो मैंने आपको बता दिया। पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर आपने जब सिलेबस देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि मैम यहाँ पे तो आपने टोटल यूनिट हम लोग को टोटल 5 ही यूनिट बताए हैं, पर जब हम लोग चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो टोटल मिनिमम 10 से 12 चैप्टर तो रहते ही रहते हैं, तो आप इतना कम यूनिट क्यों बता रहे हैं। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे जो टोटल आपको हम लोगों ने 5 यूनिट बताया है, तो इस 5 यूनिट के अंदर भी आपको बहुत सारे सब यूनिट देखने को मिलते हैं। यानी इस 5 यूनिट के बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे यूनिट होते हैं उस जो इसके अंदर छिपे हुए रहते हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करवा देंगे। अब बात करते हैं कि मैम जो हम लोग का NPO होता है, जिसे हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो हम लोग के पेपर में नहीं आता है क्या? नहीं आता था। अगर आप 2023 का सिलेबस देखिएगा, 2024 का सिलेबस देखिएगा, तो 2023 और 2024 में आपके NPO वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया, पर जो NPO वाला टॉपिक है अब लाके वो 2026 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 2026 में इस टॉपिक से क्वेश्चन NTA महाराज पूछते ही नहीं है, तो हम लोग को अब NPO पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने बेसिक बातों को क्लियर करना चाहते हैं अकाउंटिंग के, तो मुझे लगता है कि आपको इसको एक ओवरव्यू में देख लेना चाहिए। उसके बाद से हम लोग को जो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उससे भी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में आपके इसमें से टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आपके यूनिट के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर टोटल 5 यूनिट बताया, टोटल मैंने आपको ऊपर कितना यूनिट बताया, टोटल 5 यूनिट बताया। तो देखिए, इस टोटल 5 यूनिट के अंडर में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, सब यूनिट देखने को मिलते हैं। कितने यूनिट देखने को मिलते हैं, सब यूनिट देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, आपको टोटल 12-13 चैप्टर तो मिनिमम अकाउंट में पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं, पर यहाँ पे बात तो सिर्फ 5 यूनिट की शो हो रही है। 5 यूनिट का ही मैम आपने टॉपिक एनालाइज करके बताया, बट देखिए इस 5 यूनिट के अंदर ही बहुत सारे सब यूनिट आपके छिपे हुए हैं, जो मैं आपको डिटेल सिलेबस जब एक्सप्लेन अभी नीचे कराऊंगी वहां पे मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं कि जब आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली, सिलेबस को हम लोगों ने क्रैश कोर्स पे आपको कंप्लीट करा दिया, वहाँ पे भी आपने टेस्ट सीरीज दे दिया। अब कोई कोई बच्चा होता है कि जो यूट्यूब से हम लोग के साथ तैयारी कर रहा है, यूट्यूब पे भी हम लोग आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाते हैं। तो अगर कोई कोई बच्चा यूट्यूब पर तैयारी कर लिया, फिर उसको टेस्ट सीरीज मन कर रहा है कि हम लोग और ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें जिससे हम लोग की तैयारी और अच्छे से हो सके, तो आप जाइएगा प्रिस्टाइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे
जाइएगा और टेस्ट सीरीज में जाके आप 100+ टेस्ट सीरीज हम लोगों ने आपको एनसीईटी के लिए अपलोड करवा दिया है, जिसको आप जाके दे सकते हैं, जो कि आपका टॉपिक वाइज भी रहने वाला है, सब्जेक्ट वाइज भी रहने वाला है, प्लस हम लोग यूनिट वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज अपलोड करवा दिए। और साथ साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों बायलिंगुअल है, यानी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे हिंदी में अच्छा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस जो भी टेस्ट सीरीज है वो हम लोगों ने आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दिया है। तो जाइए और जाके मात्र 200 वो मतलब मात्र 250 में 1 रुपये कम दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और टेस्ट सीरीज दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं अब हम लोग सिलेबस के डिटेल के बारे में, क्योंकि देखिए जो हम लोग के यूनिट होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे सब यूनिट हम लोग के छिपे हुए होते हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो हम लोग का पहला यूनिट आता है जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, जिसमें आप जिसे हिंदी में साझेदारी के लेखांकन के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर में भी हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। पहला हम लोग को देखने को मिलता है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी साझेदारी फॉर्म की प्रकृति क्या है। जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप के लिए जब आपको साझेदारी करना होता है तो मिनिमम 2 पर्सन की नीड पड़ती है। तो वो सभी बात आपको कहाँ पे पढ़ना पड़ता है, आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद से जब भी आप अपने जब आप पार्टनरशिप कर लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, अकाउंट बनाइएगा। पार्टनर का क्या बनाइएगा, खाता खोलिएगा। तो खाता खोलने वाला जो सिस्टम होता है, आपको पता है कि इसमें 2 तरह के खाते खोलते हैं। कौन कौन से, एक आपका फिक्स अकाउंट खुलता है और एक आपका कौन सा खुलता है, करेंट अकाउंट खुलता है। 2 तरह के आपके अकाउंट खुलते हैं। तो ये सभी बातें हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, अपने पहले यूनिट में जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसी यूनिट के अंदर में हम लोग अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए जो भी हम लोग अपने पार्टनर्स में बांटते हैं, उसके लिए जो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो अब तो आपको पता लग गया है ना कि जो हम लोग का यूनिट 1 रहता है उसमें भी हम लोग को यूनिट 1 में भी हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ना होता है। कौन कौन सा, पहला होता है उसके नेचर के बारे में पार्टनरशिप फॉर्म के। दूसरा हम लोग अपने पार्टनर्स को जो अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप करेंट अकाउंट बनाइए चाहे आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग के पार्टनर्स होते हैं उनके जो हम लोग प्रॉफिट और लॉस होते हैं, जो हम लोग की कंपनी के लाभ और हानियां होती है उसको बांटने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ये सभी हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, अपने पहले यूनिट में जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, साझेदारी फॉर्म के लेखांकन के। लेखांकन से आप समझ जाइएगा कि साझेदारी का जो भी स्टार्टिंग का लेखा जोखा होगा आपको यूनिट 1 में पढ़ने को पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही डिटेल वे में समझा रही हूँ, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो को एक बार जरूर सपोर्ट करना चाहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहिए, जिससे उनको भी कंफ्यूजन ना हो कि मैम टोटल हम लोग को 5 से 6 यूनिट देखने को मिलता है तो क्या वहीं पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता, नहीं, उसके अंडर में बच्चा आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर करना पड़ता है। तो जो हम लोग का सेकंड टॉपिक आता है जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। तो आपको पता है कि पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका जो भी पार्टनर्स के बीच में जो समझौता पेपर बनता है, जिसे आप एग्रीमेंट पेपर बोलते हैं, तो अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो हम लोग का साझेदारी का पुनर्गठन यानी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम किया जा रहा है। तो इसमें भी आपको पढ़ना होता है कि जो हम लोग के चेंजेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स, यानी जो भी हम लोग साझेदार होते हैं उनके बीच में अगर उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन होता है तो उसको भी हम लोग अपने सेकेंड यूनिट में कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो होता है, ये सभी इसके निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको कैसे निकाला जाता है, कौन सा पार्टनर्स आपको त्याग करता है अपने शेयर को, कौन सा पार्टनर्स अपने शेयर को गेन करता है, वे सभी बातें आपको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलती हैं। उसके बाद से बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ रिवेन्यू, यानी जब भी आपके जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी लाइबिलिटी होती है, उसका जब मतलब पुनः मूल्यांकन करते हैं, वो सभी आपके या फिर जो हम लोग की कैपिटल रिजर्व होते हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग को किस में पढ़ने को मिलता है, अपने सेकेंड वाले यूनिट में पढ़ने को मिलता है। देखिए, क्योंकि जब भी अगर आप जानते हैं कि अगर हम लोग के कंपनी में कोई नया पार्टनर आएगा तो हो सकता है कि वो पार्टनर्स अपने
क्या करे, अपने साथ कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ मनी, कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आए। तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अकाउंट, उसका खाता खोलना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, और हम लोग को दिखाना भी पड़ता है कि हम लोग की कंपनी में इतना पैसा पहले से आए, तुम लाए तो इतना पैसा हम लोग का बढ़ गया। तो ये सभी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन में उसका एनालाइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो ये सभी हम लोग के अपने सेकेंड यूनिट में हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ने में मिलता है। उसके बाद से हम लोग का जो गुडविल होता है, ख्याति होता है, उसके बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट में बात करते हैं। कोई नया पार्टनर्स का एडमिशन होता है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ये सभी टॉपिक हम लोग को किसने को पढ़ने को मिलता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, यानी साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन में पढ़ने को पड़ता है। पर वहीं पर अगर आप जब अपने 12वीं पढ़ा होगा अपना, तो आपने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, या फिर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, डेथ ऑफ पार्टनरशिप हो गया, ये सभी प्रॉपर एक एक चैप्टर बने हुए हैं। पर एनटीए ऐसा नहीं करता है, वो आपको मात्र उलझाने के लिए 5 यूनिट दिखा दिया है, पर इस 5 यूनिट के अंदर बहुत सारे सब यूनिट छोटे छोटे से उसके अंदर आपको डाल दिया है, और बच्चा वही डिटेल सिलेबस नहीं पता होता है, जाके वही ऊपर ऊपर का सिलेबस पढ़ के एग्जाम दे आता है, और वो थोड़ा थोड़ा के लिए अपने जो भी ड्रीम कोर्स होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, उसके लिए रह जाता है। तो इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि जो यूनिट होता है उसके अंदर भी बच्चा आपको बहुत सारे सब यूनिट पढ़ने होते हैं। उसके बाद से बात करते हैं अपने तीसरे वाले यूनिट की, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी फॉर्म का विघटन। पीछे भी मैंने बताया था डिसोल्यूशन ऑफ, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, डिसोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिसोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, पीछे मैंने लिखवाया। तो इसमें हम लोग उसके मीनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेटमेंट यानी उसके जो भी हम लोग का सेटलमेंट होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं। तो ये सभी काम आपके इस वाले टॉपिक में होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी हम लोग के जो पार्टनर्स होते हैं, तो अगर वो आपके पार्टनर्स कंपनी छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हम लोग की कंपनी में जब पार्टनर्स जाएगा, तो नॉर्मल से बात है कि अगर आपके कंपनी में टोटल 4 पार्टनर्स रहे, और एक पार्टनर्स आपकी कंपनी से रिटायरमेंट ले लेगा, तो आपके कंपनी में मिनिमम 3 पार्टनर्स ही तो बच जाएंगे। और अगर जो पहला वाला पार्टनर्स अगर अपनी कंपनी छोड़ रहा है, तो जो भी उसका कैपिटल होगा, जो भी उसकी पूंजी होगी, वो बोलेगा कि जब हम लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, तो हम लोग को अपना कैपिटल या फिर हमारी पूंजी हो गई, या फिर जो कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको आप हमको लौटा दीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि कुछ अकाउंट को सेटलमेंट करना होता है। इसके बारे में हम लोग अपने तीसरे वाले यूनिट में पढ़ते हैं। प्लस इसके डिटेल मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्लस इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके अकाउंट बनते हैं, इन सभी बातों को हम लोग अपने तीसरे अकाउंट में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी फॉर्म का आपका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। बोर तो नहीं ना हो रहा है, थोड़ा थ्योरी क्लास देख के आप बोर हो जाते हैं, पर बच्चा बोर नहीं होना है, हम लोग को पढ़ना है, जिससे हम लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो। क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम लोग को सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लाना है, हम लोग को बहुत सारे बच्चों के साथ लड़ना है, नंबर अच्छा लाना है, जिससे हम लोग का सीट अच्छा मिल सके, आपको हॉस्टल मिल सके। तो इसलिए हम लोगों को और बेहतर तरीके से और डिटेल में घुस के पढ़ना है। उसके बाद से बात करते हैं अपने 5वें यूनिट की, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम लोग कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, जो भी डिबेंचर होते हैं, उसके अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस इसमें जो आपके शेयर कैपिटल होते हैं, उसकी मीनिंग, उसके नेचर कैसा होता है, किस कौन कितने टाइप का होता है, ये सभी बातों को हम लोग अपने चौथे यूनिट में कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है। आपकी कंपनी अगर 5 लाख रुपए की है, और अगर वो कंपनी जब मार्केट में अपना शेयर जारी करती है, और लोग जो छोटे छोटे पार्टों को में उसको खरीदते हैं, वही क्या होता है, उस कंपनी का शेयर यानी अंश माना जाता है। और जब लोग आपसे सामान खरीदेंगे, आपके शेयर खरीदेंगे, तो हो सकता है कि आपको, हो सकता है क्या होता ही है कि आपको पैसा मिलेगा। तो जो उससे पैसा आपको मिलता है, जो पूंजी आपको प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर को बेची के तो आपको पैसा आया है, तो
इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, यानी कि हम लोग का अंश पूंजी, जिसके अर्थ के बारे में, इसकी प्रकृति कैसी होती है और ये कितने टाइप के आपके होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग इसी टॉपिक में आपको पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी जो हम लोग का शेयर कैपिटल होता है उसकी अकाउंटिंग यानी उसका लेखांकन कैसे किया जाता है, ये सभी बात हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं कि शेयर, अगर आप जब शेयर जारी करते हैं और अगर हो सकता है कि आपको पैसा ना मिले, तो हो सकता है कि आप क्या कीजिएगा, हो सकता है क्या होता ही है कि आपकी शेयर की क्या कर ली जाती है, जब्ती कर ली जाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोन पे क्या लाए, लोन पे बहुत सा गर्मी में मन किया कि जाए हम लोग एक एसी खरीद के लाए, और आपने क्या किया, पेमेंट ही नहीं जमा किया, उसका इंस्टॉलमेंट ही नहीं पेड किया, तो आपसे क्या आएगा, उस कंपनी वाले आएंगे और आपका एसी खोल के लेके चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे होता है कि अगर कंपनी शेयर जारी कर रही है और आपने कहा कि हाँ आप अपना शेयर मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा दे दूंगी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कीजिएगा तो आपकी जो भी शेयर होगी उसकी जब्ती कर ली जाएगी। तो ये सभी बातें हम लोग अपने चौथे यूनिट में यानी कंपनी अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। और इशू ऑफ डिवेंचर यानी डिवेंचर का निर्गमन भी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट आपने देखा कि कितना छोटा था, पर इसके अंदर हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना था बच्चा, तो हम लोग को पता होना चाहिए ना ये सभी बातें। अब बात करते हैं अपने पांचवें यूनिट की जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरण का विश्लेषण के। तो देखिए जब हम लोग की बात की जाएगी वित्तीय विवरण के विश्लेषण के, तो इसके अंदर भी हम लोग को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, पर यहाँ पे जब पता लग जाए कि फाइनेंस की बात हो गई, तो आपको पता है कि फाइनेंस में क्या होता है कि आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंस रिलेटेड, चाहे उस कंपनी ने कुछ खर्चा किया, कुछ एक्सपेंस किया हो, या फिर उसको कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आया हो, इनकम मिला हो, ये सभी बातों को हम लोग क्या यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा होगा, पीएल अकाउंट देखा होगा, बैलेंस शीट देखा होगा, लेजर अकाउंट देखा होगा, ट्रायल बैलेंस देखा होगा, ये सभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होता है छोटा सा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में किसी कंपनी के वित्तीय विवरण के बारे में बात करते हैं, यानी जो भी आपकी कंपनी है उसके वित्तीय विवरण के बारे में, या फिर उसके एनालाइज करने पे कि आप और आपकी पड़ोसी की कंपनी कितनी अच्छी है, ये सभी काम हम लोग इसमें पढ़ते हैं। प्लस अगर आप अपनी कंपनी को एक विश्लेषण करना चाहते हो तो आपको किस किस प्रकार के टूल्स की, किस किस प्रकार के उपकरण की नीड पड़ेगी, ये सभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनालिसिस यानी कि 5 यूनिट में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है, अकाउंटिंग रेशियो यानी कि लेखांकन अनुपात। देखिए अगर आपको आपकी कंपनी का एक सही अनुमान और सही विश्लेषण करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपकी कंपनी का एक रेशियो पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का रेशियो कैसा है। और रेशियो भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, रेशियो भी आपके काफी तरह के आपको लिक्विड रेशियो मिलता है, बहुत सारे तरह के रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो आपको रेशियो आपकी कंपनी का पता होना चाहिए। तो कैसे रेशियो निकाला जाता है, कितने तरह के रेशियो होते हैं, सभी हम लोग आपको 5वें यूनिट में कवर करवाने वाले हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे एक पूरा चैप्टर टिका हुआ है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि नकदी प्रवाह। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, प्लस इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपका नकदी प्रवाह क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरी बेस्ड ही, मैंने पीछे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था तो मुझे देखने को मिला था। तो चलिए फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए तो है ही हूँ, और इसको आपको पता भी होना चाहिए कि आपका यूनिट सिर्फ देखने से नहीं होता, उस यूनिट के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए और वीडियो को एक बार लाइक करना चाहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको आगे आपके लिए और सारी क्लासेस ले आऊँ और सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन कवर करवा सकूँ, उसका यहाँ अच्छे से आपको डिटेल सोल्यूशन दूँ, और साथ साथ उसके बाद में आपको आगे का MCQ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्लस कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आने की इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, उन सभी बातों पर हम लोग आप पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका NCERT या फिर आपके CUT के जो भी टॉपिक हो आपको बेटर तरीके से क्लियर हो पाए। उसके बाद से बात करते हैं ऑप्शनल 2 यूनिट 5, यानी कि जिससे ऑप्शनल जो हम लोग का 5वां यूनिट कौन सा होता है, जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में CAS के नाम से जानते हैं, CAS के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपने बचपन से
कुछ कंप्यूटर तक पढ़ा ही होगा, पर उसके लैंग्वेज के बारे में आपको पता है कि कंप्यूटर में जो हम लोग का टैली होता है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, कोडिंग पढ़ना होता है, कोडिंग पढ़ना होता है, प्लस हम लोग उसमें जर्नल एंट्री मारते हैं। तो ये सभी थोड़ा डिटेल में, ये सभी हम लोग को किसको देखने को मिलता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के ओवरव्यू को देखने वाले हैं, यानी उसके जो भी हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा उसके थ्योरी को जानने वाले, उसके आलोकन करने वाले, वो सभी हम लोग के 5 यूनिट में देखने को मिलता है। प्लस इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कितने टाइप का आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ये सभी आपको 5वें यूनिट में पढ़ने को पड़ता है। प्लस अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो क्या क्या आपके फीचर हैं, क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से इसके यूज करने का आपके एडवांटेज होता है और कितने आपके लिमिटेशन होते हैं, ये सभी पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर आपने देखा हो कि पहले वाले जनरेशन में कभी भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज नहीं होता, तो वहाँ पे बेसिक आपका सिस्टम यूज होता था, पर तभी भी तो आपका काम चलता था ना। पर कैसा ऐसा जरूरत हम लोग को पड़ा कि हम लोग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम अपनाना पड़ा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके असॉर्शन और रीजन में पूछे गए, तो ये सभी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसी के बाद से हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जो हम लोग का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कैसा, उसका बनावट कैसा होता है। तो ये सभी हम लोग को 5वीं यूनिट में देखने को मिलता है। उसके बाद से अपने कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम के जो हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यानी आपने अभी जब भी कंप्यूटर यूज किया होगा तो आपने वर्ड देखा होगा, एक्सेल देखा होगा, टैली देखा होगा, पावर पॉइंट देखा होगा, पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल माना जाता है कि आपने कभी ना कभी आपने अपने लैपटॉप में क्या देखा होगा, एक्सेल देखा हो, तो ये उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल माना जाता है। क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है उसमें आप क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो सभी आपके एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब तो आपको पता लग गया कि क्लियर हो गया कि जो हम लोग का एनसीईटी होता है या फिर आपको जो सीयूटी होता है, एनसीईटी हो गया है, इसमें आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन एंड कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कौन से क्वेश्चन को सही करते हैं तो कितना क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलता है। अगर आप गलती से क्वेश्चन एक गलत कर गए तो आपको 1 नंबर पीछे वाले में से कट जाता है। और उसके बाद से मैंने बताया था कि आपको इस एग्जाम में टोटल 28 क्वेश्चन पूछते हैं, पर 28 क्वेश्चन को आपको बनाना नहीं है, पर इस 28 क्वेश्चन में से आपको टोटल 25 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देने को मिलता है। और इस चैप्टर में आपको टोटल 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट और एक आपको और एक्स्ट्रा में 6 यूनिट आपको दिखे गए हैं। पर 2 यूनिट आपके क्या होते हैं, हो सकता है 1 यूनिट पूछे या फिर सेकेंड यूनिट पूछे, इसमें आपके होते हैं। और उसके बाद से उस यूनिट के अंदर बहुत सारे सब यूनिट आपके छिपे हुए हैं, वे सभी मैंने इस क्लासेस में आपको बताया था। और पहले उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि 2023 में इसका पेपर हुआ था, 2024 में भी इसके पेपर हुए थे, और 2025 की अगर बात की 2025 में इसके 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। एक आपका शिफ्ट 1 था और एक सेकंड आपका शिफ्ट 2 था। उन सभी पेपर को मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कि किस टॉपिक से किस यूनिट से 2026 वाले यूनिट में कितने क्वेश्चन का वेटेज आपका रहने वाला है, किस टॉपिक पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है और किस पर थोड़ा सा कम ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सभी बातें मैंने आपको कवर करवा दिया। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और अगर आपको मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना है जिससे मैं आपको आगे पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप एक बार क्लासेस को बहुत ही बेहतर तरीके से शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे लगेगा कि आपको इस क्लास की नीड है, तो अब मैं क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो चले फिर एक बार फिर से आप अगले बार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगे